हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अफवाह तंत्र। इसको हम यूथ पब्लिकेशन की बुक से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु बेसिन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो हिमालय पार से निकलने वाली नदी है सतलज नदी, जबकि झेलम, गंगा, रावी ये सतलज मतलब हिमालय पार से नहीं आती बल्कि ट्रांस हिमालय से नहीं आती। सतलज उत्तर भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। इस नदी का उद्गम हिमालय पार ट्रांस हिमालय मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से हुआ है। यह नदी भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है जो कि गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। अब आते हैं हिमनद और उनसे निकलने वाली नदियाँ। बंदरकूंद से निकलती है हमारी यमुना नदी। बाराशिरगी से निकलती है चेनाब नदी। मिलान से मंदाकिनी तो नहीं निकलती। सियाचिन से निकलती है नुब्रा नदी, ये सही है, और जेमू से नहीं निकलती। मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? केदारनाथ उत्तराखंड के निकट से चोराबाड़ी हिमानद से हुआ है। तो चोराबाड़ी हिमनद से हुआ है हमारी मंदाकिनी नदी का। जेमू हिमनद से तिस्ता नदी का उद्गम होता है। बंदरपूंछ से यमुना नदी का। बाराशिरगी से चेनाब नदी का। सियाचिन से नुब्रा नदी का उद्गम हुआ है। मिलान से गौरी गंगा का, और जेमू का हुआ है तिस्ता नदी का उद्गम। निम्नलिखित में कौन सी नदी का सही क्रम उत्तर से दक्षिण में सही होगा? उत्तर से दक्षिण में हमें नदियां जमानी हैं। पहले आती है झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। उत्तर से दक्षिण क्रम में सबसे पहले आएगी हमारी झेलम नदी। देखो, पहले है हमारी उत्तर से दक्षिण पर सिंधु, फिर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज ये सिंधु नदी तंत्र की बाई सहायिका हैं। झेलम कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व से 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेगी नाग के निकट झरने से निकलती है। 724 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह पाकिस्तान के टेम्बू नामक स्थान पर चेनाब से मिल जाती है। कौन सी? झेलम नदी चेनाब से मिल जाती है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। यह नदी लाहौल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप हुआ है। इसी के निकट ब्यास कुंड में से ब्यास नदी निकलती है और इसका उद्गम स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान के मुल्तान के निकट चेनाब नदी के साथ मिलने तक यह 725 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है और शिपकिला दर्रे के पास भारत हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। स्पीति नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। यह पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु में मिल जाती है। सिंधु नदी है उससे मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है, जबकि इससे 1050 भारत में बहती है सतलज नदी। हिमालय काटकर और बहाकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हिमालय को काटकर और बहकर आने वाली नदियाँ आ जाएंगी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटियों में ही प्रवाहित होती है तो उसे पूर्ववर्ती अपवाह कहा जाता है। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तिस्ता नदियाँ ये पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती। कौन कौन सी? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी और तिस्ता ये क्या है? पूर्ववर्ती नदियां हैं। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 नदी श्रेणियों को आर पार काटती है? तो कौन सी 3 घाट श्रेणियों को काटती है? कौन सी नदी है? तो सतलज है, वह हिमालय की 3 श्रेणियों को काटती है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से हुआ है। 529 किलोमीटर की दूरी पर तय करने के दौरान यह हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है। झेलम पीरपंजा श्रेणी को
पदस्थली में स्थित बेगीनाग के समीप शेषनाग झील से निकटती है और श्रीनगर की घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी नौकागम्य हो जाती है। झेलम नदी पाकिस्तान के झींग के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। चेनाब बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। रावी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से बहती हैं रावी, व्यास, सतलज और यमुना। हिमाचल प्रदेश से बहती हैं व्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना 5 नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती हैं। सतलज मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर से निकलती है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। सतलज नदी है ना। और लुधियाना तथा फिरोजपुर तटवर्ती नगर हैं। रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग जिले के समीप से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4330 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में पहुंचती है। झेलम नदी बेगीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। यह किशन गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये सारी नदियाँ कहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं? ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना 5 नदियाँ। युग्म पर हमें विचार करना है, सहायक नदियाँ और उनकी मुख्य नदियाँ बतानी है। तो चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल है हमारी यमुना नदी की सहायक, तो पहला गलत हो जाएगा। सोन नदी है हमारी गंगा नदी की सहायक, तो ये भी गलत हो जाएगा। मानस है हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक, तो ये सही हो जाएगा। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदी है। इसकी बहाव की दिशा सामान्य बहाव की दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो नर्मदा नदी क्या है? प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी बहाव सामान्य बहाव की दिशा से विपरीत पूरब से पश्चिम की ओर है। फिर आती है चंबल नदी, यह यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है। यमुना नदी क्या है? गंगा की सहायक चंबल नदी है यमुना की सहायक नदी और यमुना है गंगा की सहायक नदी, जो कि यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलते हुए चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी इसमें आकर मिल जाती हैं। तो यमुना निकलती है यमुनोत्री से और इसमें चंबल, सिंधु, बेतवा और केन नदी आकर मिल जाती हैं। फिर आती है सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलती है और नर्मदा के उद्गम स्थल के निकट से निकलती है। सोन नदी गंगा की सहायक है, तो सोन अमरकंटक से निकलती है, गंगा के पास नर्मदा के पास से निकलती है और गंगा की सहायक नदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर संसार की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका जल विसर्जन के कुल आयतन की दृष्टि से यह संसार की चौथी सबसे बड़ी नदी में से एक है। तो मानस किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? 2900 किलोमीटर लंबी है, बड़ी नदियों में से एक है और इसका जल विसर्जन देखा जाए तो संसार में चौथी सबसे बड़ी नदियों में से एक है। भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय नीचे दिए गई कुछ नदियां हैं जिनका हमें सही क्रम बताना है उत्तर से दक्षिण। उत्तर में आती है पहले श्योक नदी, जास्कर, स्पीति और सतलज। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही क्रम होगा पहले श्योक मनाओ, जाके स्पीति से मिल जाओ। तो श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। श्योक नदी यह सिंधु की सहायक नदी है। श्योक किसकी ही सहायक है? सिंधु की सहायक नदी है। यह सिंधु नदी के दाएं ओर से मिलती है, तो श्योक हम दाहिने हाथ से करते हैं। इसके यह मध्य एशिया में यारकंडी और काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु नदी के नाम से जानी जाती है। तो यह नदी जो श्योक नदी है, इसलिए शोक मनाते किसकी मृत्यु होने पर, इसलिए इसको मृत्यु की नदी यारकांडी काराकोरम क्षेत्र में इसको कहा जाता है। जास्कर नदी भी सिंधु की सहायक नदी है। जास्कर है वह भी सिंधु की सहायक नदी है। यह एक नदी कठोर चट्टानी भागों से होते हुए गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। जास्कर है जाती है तो गड्ढों को, चट्टानों को काट देती है और गॉर्ज का निर्माण करती है। स्पीति नदी यह सतलज की प्रमुख सहायक है। स्पीति, स्मृति, सतलज थोड़ी थोड़ी लूज हो गई, सतलज की सहायक नदी है। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। तो सतलज कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के पास से राक्षस ताल झील से निकलती है। शिवकला दर्रे के पास से यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यह शिवकला दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। दूधगंगा नदी निम्नलिखित में किससे अवस्थित है? तो दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दूधगंगा नदी
जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य में प्रभावित होती है। तो दूधगंगा नदी कहाँ पर? उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी है एक। दूधगंगा, यह जो दूध सागर है वह जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है और यह गोवा एवं कर्नाटक के समीप मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर बांध जो है वह जलप्रपात है वो कि कहाँ पे बनाया गया है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता? तो सतलज का उद्गम होता है मानसरोवर में, है ना। रावी, ब्यास, सतलज ये तीनों ही भारत में इसका उद्गम होता है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से हुआ है और यह शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं को काटती हुई हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से निकलती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं को काटती हुई यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले के रोहतांग जिले के समीप हुआ है। तो रावी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कांगड़ा के रोहतांग दर्रे से हुआ है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग जिले के समीप ही ब्यास कुंड से हुआ है। तो ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड से हुआ है रोहतांग के समीप से। यह कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार करके पंजाब में पहुंच जाती है। तो यह जो है ब्यास नदी यह कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वतों को पार करके पंजाब में प्रवेश करती है। किशनगंगा एक सहायक नदी है किसकी? तो किशनगंगा है झीलम नदी की सहायक। झील के परेशान हो जाएंगे। किशनगंगा किसकी सहायक है? झीलम की सहायक है। किशनगंगा नदी का उद्गम स्थान जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के पास किशनसर झील है। किशनगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के पास किशनसर या कृष्णसर झील है। यह 245 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के पास झीलम नदी में मिल जाती है। तो जो किशनगंगा नदी है वह किस में मिल जाती है? झीलम नदी में मिल जाती है पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में। किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है। तो किशन झील थे इसलिए पाकिस्तान में इसको नीलम नदी कहा जाता है। इसकी कुल 245 किलोमीटर की यात्रा में यह 50 किलोमीटर भारतीय नियंत्रण में और शेष 195 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बहती है। तो इसकी लंबाई है 245, जिसमें से 50 यह भारतीय नियंत्रण क्षेत्र में और शेष 195 किलोमीटर पाक अधिकृत कश्मीर में बहती है। निम्नांकित नदियों में से कौन सी उत्तर प्रदेश में नदी नहीं बहती? गंगा, यमुना बहती है, गंगा बहती लेकिन झीलम नहीं बहती। झीलम नदी का उद्गम बैरीनाग कश्मीर के समीप स्थित शेषनाग झील से हुआ है। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। तो झीलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बैरीनाग कश्मीर में शेषनाग झील से। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। इसका प्रवाह लगभग 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर तक बहती है झीलम नदी। इसके आगे यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, मतलब भारत में 400 किलोमीटर पूरी है और इसकी भारत में बहने के बाद पाकिस्तान में चली जाती है, चेनाब नदी में मिल जाती है। तो यह किसकी सहायक है? झीलम नदी चेनाब नदी की। इस प्रकार झीलम नदी का प्रवाह उत्तर प्रदेश में नहीं होता, उत्तर प्रदेश में आएगी नहीं, और शेष जो गंगा, यमुना, राम गंगा है यह उत्तर प्रदेश में बहती हैं। कौन सी सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी कहाँ से आती है? अमरकंटक से आती है। तो शहडोल जिले के अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। यहाँ से निकलती है 3 नदी, नर्मदा, सोन और चोहिला। सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत शहडोल जिले की पहाड़ियों में अमरकंटक का पठार है। यह नदी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में बहती हुई बिहार राज्य के रामनगर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक पठार से। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र उत्तर प्रदेश में बहती हुई बिहार के रामगंगा नगर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। लगभग 780 किलोमीटर लंबाई दूरी तय करती है और यह हजारों वर्ष पूर्व पटना के समीप गंगा में मिलती थी, लेकिन अब कहाँ मिलती है? बिहार के पास मिलती है। खितलिंग हिमनद उद्गम स्थल है किसका? तो खितलंग किसका है? यह भिलांगना नदी का है। भिलांगना नदी निकलती है कहाँ से? खितलिंग से। केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित खितलिंग हिमनद जोगिन, स्फटिक प्रस्ताव और बातकोहर कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य में स्थित है। यह रुद्रप्रयाग, टेहरी और उत्तरकाशी के संगम पर स्थित है। वीलांगना नदी इसी के स्थल से निकलती है। केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है खितलिंग हिमनद जोलिंग, स्फटिक प्रस्ताव, बातकोहर कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य स्थित है। यह रुद्रप्रयाग, टेहरी, उत्तरकाशी के संगम पर स्थित है।
और भीलंगना नदी इसी के स्थान से निकलती है। अब आता है नेक्स्ट हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो नदियाँ देखनी है इसकी। पहले आती है दिबांग, कामेंग और लोहित। ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक हैं। तो कैलाश श्रेणियों के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह तंत्र 3 देश तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश में स्थित है। तो मानसरोवर कैलाश श्रेणियों के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह तंत्र 3 देश तिब्बत, चीन, भारत, बांग्लादेश में स्थित है। तिब्बत में इसे सांगपो या फिर यांगलुंग और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। तो इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो या यांगलुंग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। पासी घाट के निकट 2 सहायक नदियां हैं, दिबांग और लोहित। इसके मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो पासी घाट के निकट 2 सहायक नदी दिबांग और लोहित इससे मिलती हैं, तो इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाने लगता है। इसके बाद असम घाटी में प्रवेश करती हैं। तो ब्रह्मपुत्र इसका कहाँ जाती है? असम घाटी में जाती है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र से कई सहायक नदियाँ मिलती हैं, जिसमें आती है सुबनसिरी, कामेंग, जिया भरेली इसको कहा जाता है, धनसिरी, मानस, संकोश आदि इसकी प्रमुख सहायक है। तो जैसे ही इससे लोहित और दिबांग नदी मिली थी तो ब्रह्मपुत्र नदी बन गई थी। ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है तो इससे इसकी कुछ सहेलियाँ मिलने आती हैं। सुबनसिरी, कामेंग जिसको जिया भरेली कहा जाता है, धनसिरी, मानस, संकोश इसकी प्रमुख सहायक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिस्ता नदी में सम्मिलित होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब इससे तिस्ता मिलती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी तिस्ता नदी के संपर्क में आती है और इसका नाम हो जाता है जमुना। भारत में यांगलुन सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी और तिब्बत में इसे यांगलुन सांगपो नदी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा के नहीं है, ताप्ती व्यास के नहीं। हाँ, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जो स्रोत स्तंभ हैं या बिंदु हैं वो सेम है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के। ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी का उद्गम बिंदु लगभग एक ही माना जाता है। सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट बोखरचू चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर है? मानसरोवर के पास बोखरचू और चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तो तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को सांगपो। भारत में दिबांग और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, यांगलुंग और भारत में दिहांग और ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। असम घाटी में प्रवेश करने के पश्चात यह नदी कई द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप। तो जैसे ही यह असम में प्रवेश करती है बहुत सारी नदी द्वीप बनाती है। पहला आता है इसमें सबसे बड़ा है जो कि मांजुली द्वीप है। इसमें असम सरकार द्वारा अब जिले के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। तो असम सरकार ने इसको क्या घोषित कर दिया है? जिला घोषित कर दिया है। भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी आती है मानसरोवर, दिबांग, बूढ़ी दिहांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, सुबनसिरी आदि। भारत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में आती है मानस, दिबांग, बूढ़ी दिहांग, लोहित, धनसिरी, कपिली और सुबनसिरी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है तिस्ता। भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में आती है तिस्ता, जिसके संगम के पश्चात पद्मा जो कि गंगा है उससे मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। इसके आगे अप्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है और उससे पहले क्या बनाती है? सुंदरवन का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। मानस नदी किस नदी का उपनदी है? तो मानस नदी है ब्रह्मपुत्र की उपनदी या सहायक नदी। कोपिली किसकी सहायक नदी है? तो कोपिली भी है हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो, यांगलुंग सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा गंगा बेसिन।
यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से पश्चिम से पूर्व का क्रम बताना है। पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या होगा? पश्चिम से पूर्व में पहले हम देख लेते हैं बेतवा, केन, सिंध और चेनाब है ना। तो पहले चेनाब, फिर सिंध, फिर बेतवा और फिर केन। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। यह प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व में क्रम आएगा चंबल, सिंध, बेतवा और केन। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी पश्चिम से पूर्व सहायक नदियाँ होंगी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो कि फुतुहा के पास गंगा से मिलती है? तो फुतुहा के पास मिलती है पुनपुन नदी। पास से पुनपुन, पास से फतुहा। फुतुहा में मिलती है पुनपुन नदी। बिहार के शहर फतुहा के पास गंगा से मिल जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है हमारी गंगा नदी। विकल्पों में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। गोदावरी की है 1465 किलोमीटर। सिंधु है 709 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र है भारत में 916 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी है गंगा नदी 25 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, सिंधु 709 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 916 किलोमीटर। निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, जबकि कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है एवं जो विष्णु प्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलती हैं, कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार मिलती हैं और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी मिलती है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। अब आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं स्थल, फिर आते हैं नदियों का संगम। जैसे रुद्रप्रयाग में रुद्र क्या करते हैं? धीरे मंद मंद मुस्काते हैं। तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। फिर आता है हमारा नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में मिलते हैं अलकनंदा और नंदाकिनी। नंदाकिनी है कि कहीं नहीं है, तो मतलब इसकी ऑप्शन ही गलत है, तो इसलिए ये वाले अपन आंसर देखेंगे, है ना। स्थल और नदियों का संगम। तो पहले आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में कौन मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी से मिलेंगे अलकनंदा, कहाँ पर? देवप्रयाग में। नेक्स्ट आता है कर्णप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा से मिलती है पिंडार नदी। तो अलकनंदा से पिंडार मिलती है कहाँ पर? कर्णप्रयाग में। नेक्स्ट आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से मंदाकिनी। अलकनंदा मिलेगी किससे? मंदाकिनी नदी से। नंदप्रयाग अलकनंदा से मिलती है नंदाकिनी। तो अलकनंदा से कौन मिलती है? नंदिनी मिलती है या नंदाकिनी मिलती है, जैसे बनता है नंदप्रयाग। और विष्णु प्रयाग और जो धौलीगंगा है वह अलकनंदा से मिलती है कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनें। पहले आता है देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, तो ये सही है कि जो देवप्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। फिर आती है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी का संगम होता है, तो ये भी सही है कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का मंदाकिनी से संगम होता है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, तो जो अलकनंदा नदी है वह बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी शक्तिपीठ या पीठ के रूप में जाना जाता है केदारनाथ को, तो ये तो हमें नहीं सही लग रहा, तो चौथा डाउट में मतलब पहले 3 सही हैं। गंगा का आरंभ भागीरथी और अलकनंदा के रूप में होता है, तो गंगा का आरंभ कैसे होता है? भागीरथी और अलकनंदा के रूप में होता है। अलकनंदा की 2 धाराएं हैं, एक है धौलीगंगा और एक है विष्णु गंगा। अलकनंदा ही आनंद से बहती है, एक धौलीगंगा के रूप में, एक विष्णु गंगा के रूप में, जिसका संगम कहाँ पे होता है? विष्णु प्रयाग में होता है, क्योंकि विष्णु की धौली धौली सी है दोती, तो धौलीगंगा और विष्णु प्रयाग में इसका संगम होता है। किसका? विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा मिलती है किससे? अलकनंदा से। आगे प्रवाहित होकर यह कर्णप्रयाग में पिंडार नदी या रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है, तो आगे जाके कर्णप्रयाग में क्या करते हैं? पिंडार नदी मिलती है। अलकनंदा जैसे आगे बढ़ती है तो कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडार नदी। फिर आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में रुद्र जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं, तो यहाँ पे मिलती है मंदाकिनी नदी। रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी नदी। अलकनंदा का संगम होता है, यहाँ पर समय अलकनंदा से ही संगम होता है। फिर आता है देवप्रयाग। यहाँ पर जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा है इनका संगम होता है, इसलिए जो देव बन गई है ना, देव नदी बन गई। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। इसके पश्चात इस संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। जो अलकनंदा और भागीरथी है इन दोनों के संगम के बाद बन जाती है नदी गंगा नदी। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से हुआ है। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद के गौमुख से निकलती है। प्रसिद्ध बद्रीनाथ की घाटी जो कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है वह अलकनंदा के तट पर है। जो बद्रीनाथ है
चार धामों में से एक पवित्र तीर्थ स्थल अलकनंदा है, उसके तट पर स्थित है। केदारनाथ पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ नहीं है। जो केदारनाथ है उसको आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित नहीं किया था, इसलिए जो चौथा है वह अलग हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। शंकराचार्य के द्वारा 4 दिशाओं में स्थापित किए गए 4 पीठों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ है, उत्तराखंड उत्तर दिशा में, फिर आता है द्वारका में है शारदा मठ, गुजरात में पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। ये नेक्स्ट आता है जगन्नाथ मठ का पुरी मठ, यह उड़ीसा में है और यह पूर्व दिशा में है। और संगरी गोवर्धन मठ यह दक्षिण दिशा में है और कर्नाटक में स्थित है। देखो पहले आते हैं कौन, बद्रीनाथ में है ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड में उत्तर दिशा में, द्वारका में है शारदा मठ, गुजरात में पश्चिम दिशा में, फिर आता जगन्नाथ में है पुरी मठ जो कि उड़ीसा में स्थित है और पूर्व की दिशा में स्थित है। शृंगेरी गोवर्धन मठ यह कर्नाटक में है और कहाँ पर है, दक्षिण दिशा में स्थित है। भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी कहाँ से निकल रही थी, हमारे गोमुख से निकलती है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अर्थात मुख्य नदी से संबंधित है, तो मंदाकिनी नदी का संबंध है अलकनंदा से। कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। कहाँ से, चौड़ी चौड़ी सी मुस्कान लेकर निकलती है चौराबाड़ी हिमनद से। और सोन प्रयाग में यह काली गंगा से मिलती है, मतलब सोने का प्रयाग और काली काली हो गई मंदाकिनी नदी, सोने को देखकर काला चेहरा कर लिया उन्होंने, तो सोन प्रयाग में मिलती है, काली गंगा से मिलती है। और बद्रीनाथ के दक्षिण की ओर रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है, तो मटकते मटकते जाती है मंदाकिनी नदी आगे, फिर इनके तट पर ही बसे हैं बद्रीनाथ जैसे दक्षिण की ओर, फिर यह रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी है वह अलकनंदा से मिल जाती है। उस नदी का नाम बताइए जो कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है, तो उसका नाम है मंदाकिनी। हमारे केदारनाथ भगवान क्या कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो केदारनाथ में बहती है मंदाकिनी नदी, अलकनंदा की एक सहायक नदी है मंदाकिनी। इसका उद्गम केदारनाथ के निकट चौराबाड़ी हिमनद से होता है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम होता है अलकनंदा से, तो अलकनंदा से होता है मंदाकिनी नदी का संगम। मंदाकिनी नदी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में एक शहर और एक नगर पंचायत है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम स्थल के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है, तो मतलब जो पहले अलकनंदा मंदाकिनी से मिलेगी कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में, फिर अलकनंदा मिलती है भागीरथी से कहाँ पर, देवप्रयाग में, और इसका नाम क्या रखा जाता है, गंगा नदी रखा जाता है। फिर आता है कथन और कारण, तो कथन में हम पढ़ेंगे दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, तो क्या ये सही है, तो पहला सही है कि जो आगरा और दिल्ली का जो क्षेत्र है वहाँ पर यमुना नदी कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए मृत हो जाती है। कारण क्या है, क्योंकि यमुना आश्रित वाहिनी नदी है, तो आश्रित वाहिनी नहीं, ये तो गलत है, मतलब कारण कथन सही है, कारण गलत है। यमुना नदी का उद्गम हिमालय के हिमच्छादित बंदरपूंछ के निकट यमुनोत्री हिमानी से हुआ है, तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, हिमालय के हिमच्छादित जो क्षेत्र है बंदरपूंछ उसके निकट यमुनोत्री हिमनानी से हुआ है। यह गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो जो यमुना नदी है वह क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 1385 किलोमीटर है, तो यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो 1385 किलोमीटर है। इसका वेसन क्षेत्र है 3,67,223 वर्ग किलोमीटर। जो यमुना है उसका वेसन क्षेत्र है 3,67,223 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी बाईं तरफ से इसकी सहायक नदी में आती है टोंस, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा आदि। दाहिनी ओर की इसकी सहायक नदी है, नहीं बाईं ओर से हैं, तो बाय बाय करो, हाथ हिला के हिंडन, टाटा करते हैं ना तो टा से हो जाएगा टोंस, हाथ हिला के हिलाते हैं तो हिंडन। शारदा जी कर रही हैं, कुंती को लेके जा रही हैं, कुंती जाके गिरी कहाँ पर, ऋषि और हनुमान जी की गंगा में बाएं ओर से, तो कुंता, गिरी, ऋषि गंगा और हनुमान गंगा ये यमुना की बाई सहायक नदियाँ हैं जो बाईं तरफ से मिलती हैं। फिर आती हैं दाहिनी तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में आती है चंबल, बेतवा, केन और सिंध। चंबल, बेतवा, केन और सिंध। यमुना नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं टोंस, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा बाईं ओर से मिलती हैं, और दाहिनी ओर से मिलती हैं चंबल, सोन, केन और सिंध। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाने का कारण वहाँ का प्रदूषण है।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी है जो कि अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण है? तो अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी अध्यारोपित नदी है क्योंकि चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर के महू के पास जानापा पहाड़ियों से होता है 600 किलोमीटर मतलब 600 मीटर ऊंचाई से। यह नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। चंबल नदी क्या है? एक अध्यारोपित नदी प्रवाह है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर के महू के पास जानापा पहाड़ी से होता है 600 मीटर की दूरी से ऊंचाई से, और इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी है बेताब है मिलने से यमुना से। बेताब नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गम होती है। तो बेतवा का उद्गम कहाँ से होता है? रायसेन के विंध्य पर्वत से होता है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। बेतवा 480 किलोमीटर पे है। यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो हम भी बिल्कुल बेतवा नदी रायसेन के से निकलती है और हमीरपुर में जाकर यमुना से मिल जाती है। यमुना की अन्य सहायक नदियों में आती है केन, सिंध, चंबल और वरुणा। वरुणा, केन, चंबल और बेतवा इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो बद्रीनाथ बसे हैं अलकनंदा में। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ एवं मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ धाम स्थित है। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। तो अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ, मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ और अलकनंदा मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो कि भ्रंश घाटियों से होकर बहती है? तो हमारी ताप्ती और नर्मदा दोनों ही भ्रंश घाटियों से बहती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में मालवेग क्षेत्र में मिल जाती है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में जाकर मालवेग क्षेत्र में प्रवाहित हो जाती है। गुजरात के सूरत जिले में यह नदी प्रतिवर्ष बाढ़ लाती है। तो सूरत में जाकर अपनी सूरत दिखाकर बाढ़ में से भिगा देती है। और इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र 79% महाराष्ट्र से प्राप्त होता है, या फिर सबसे ज़्यादा 79% कहाँ पे है? महाराष्ट्र को प्राप्त होता है, महाराष्ट्र में प्राप्त होता है। अब आती है गंगा नदी का किसका उदाहरण है? तो गंगा नदी है वह एक पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। गंगा नदी क्या है? एक पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। हिमालय से उद्गमित सभी नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण होती हैं। जो हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं वह क्या है? एक पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण होती हैं। पूर्ववर्ती नदियां वह जलधाराएं हैं जो कि स्थलखंड में उत्थान होने पर भी अपने पहले मार्ग को ही अपनाती हैं। तो जो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं वह ऐसी जलधाराएं होती हैं जो कि स्थलखंड में तो उनका उद्गम होता है, वहीं से निकलती हैं, लेकिन जो उनका पहले का मार्ग था उसी को अपनाकर उसी पर चलती रहती हैं। अपर्दन के कारण इनके द्वारा गौर्ज महाखड्ड का निर्माण किया जाता है। मतलब एक ही मार्ग पर चलते चलते वहाँ पर गौर्ज और महाखड्ड का निर्माण कर देती हैं। ऐसी नदियों में आती है सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्न नदियों में से कौन सा मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि मार्ग बदलती है? तो कोसी नदी, बिहार का शोक कोसी नदी है ना। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। यह नदी बिहार में लगभग प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी मार्ग बदलती है, बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ लाती है और बिहार का शोक इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर स्थित है हमारी राप्ती नदी के तट पर। गोरखपुर से आते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, तो भैया रोज रप्ती करवाते हैं सबकी नप्ती। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। और अयोध्या है सरयू नदी के तट पर, उज्जैन है क्षिप्रा नदी के तट पर, चेन्नई है अड़यार नदी के तट पर और चित्रकूट है मंदाकिनी नदी के तट पर। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर, अयोध्या सरयू के, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, चेन्नई अड़यार नदी के तट पर और चित्रकूट स्थित है मंदाकिनी। तो चेन्नई के लोग बिल्कुल एकदम चैन नहीं लेते, अड़े रहते हैं, तो अड़यार नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो यह हुई है यमुनोत्री से, और यमुनोत्री में बंदरपूछ हिमनद से। यमुना नदी उत्तरकाशी स्थित बंदरपूछ के पश्चिम भाग में यमुनोत्री कांडा से निकलकर 1385 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो यमुनोत्री कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी बंदरपूछ के पश्चिम भाग से यमुनोत्री कांडा से निकलकर 1385 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर महाप्रयाग में मिलती है गंगा से।
यह उत्तरकाशी और देहरादून जनपदों से होकर गुजरती है। तो यह उत्तरकाशी और जो देहरादून का क्षेत्र है वहाँ से गुजरती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं केन, बेतवा, चंबल और सिंध। यमुना की सहायक नदियाँ हैं केन, बेतवा और चंबल, सिंध इसकी सहायक नदियाँ हैं। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा क्या कहलाती है? तो जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है हमारी गंगा, उसके बाद उसको क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। अपने पद रखती हैं तो पद्मा। फरक्का के बाद गंगा का मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो जो फरक्का स्थान है वहाँ से गंगा अपनी मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। अपने पद्म रखती है ना, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश के चंदनपुर में पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और यहाँ पर इसे मेघना कहा जाता है। बांग्लादेश में आगे जाकर उनको चंदन लगाया जाता है और ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है इनसे, और इनका नाम हो जाता है मेघना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद से नहीं होता? तो हमारी यमुनोत्री, अलकनंदा, गंगोत्री और मंदाकिनी ये सब हिमनदों से निकलती है, लेकिन कोशी नदी हिमनद से नहीं निकलती। कोशी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाईथान से निकलती है। कोशी नदी का जो स्रोत है वह हिमनद नहीं है बल्कि और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोशी नदी का उद्गम स्थान पूर्वी नेपाल में गोसाईथान है। कोशी नदी का स्रोत हिमनद नहीं है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से हुआ है उसका चिन्ह कीजिए। तो हमारी ये है गोमती नदी, जिसका स्थान कहाँ है? मैदानों से इसका उद्गम हुआ है। गोमती नदी गंगा की सहायक है, जो कि पीलीभीत के निकट गोमताल या फुलहर झील के निकट लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। तो गोमती क्या है? गंगा की सहायक नदी है। यह कहाँ से निकलती है? पीलीभीत के निकट गोमताल या फुलहर झील से निकलती है। वहाँ से लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जाके गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं, जो कि सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से पश्चिम बंगाल में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण होता है। सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो जो सुंदरबन डेल्टा है वह सुंदरी नामक पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी डेल्टा है, जो कि मुख्यतः मैंग्रोव वनों के लिए प्रधानता है। इसमें सुंदरी और सेनोरिटा वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम के द्वारा बनाया गया डेल्टा होता है। यहाँ यह भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यहाँ पर मैंग्रोव वन की प्रधानता होती है और इसमें भी जो सुंदरी या फिर जो सेनोरिटा वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो जो घग्गर नदी है वह क्या है? एक अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है घग्गर नदी। घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है। यह शिमला के समीप शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। तो यह कहाँ से निकलती है? जो घग्गर नदी है वह अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है। यह शिमला के समीप शिवालिक की जो पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ से निकलती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित है? तो नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। महेश्वर है, बरगी है, इंदिरा सागर है, लेकिन गांधी सागर चंबल नदी से संबंधित है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध और चित्तौड़गढ़ बांध चंबल नदी पर बना है। तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध, चित्तौड़गढ़ बांध चंबल नदी बने हैं, जबकि महेश्वर, इंदिरा सागर और बरगी जलाशय नर्मदा नदी से संबंधित है। महेश्वर, इंदिरा सागर और बरगी जलाशय है, इसका संबंध नर्मदा नदी से है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। जो गांधी सागर है वह चंबल नदी पर बना हुआ बांध है और मंदसौर में मिलता है। मगरमच्छ और घड़ियाल का संरक्षण कहाँ पे किया जाता है? तो जो मगरमच्छ और घड़ियाल है इनका संरक्षण हमारी चंबल और सोन नदी में संरक्षण किया जाता है। मगरमच्छ और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ पे किया जाता है? चंबल और सोन नदी के तट पर किया जाता है। चंबल, मुरैना एवं छतरपुर में, चंबल मतलब मुरैना और छतरपुर में घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है 2 जगहों पर। अब बातें हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जिले के निकट
मतलब महू के निकट जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। काली सिंध, पार्वती और बनास इसकी सहायक नदियां हैं। तो पहले आती है चंबल नदी, मध्य प्रदेश के महू के पास जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है और काली सिंध, पार्वती, बनास इसकी सहायक नदियां हैं। फिर आती है चंबल नदी, घाटी गहरे बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। सोन नदी अमरकंटक के पठार से नर्मदा के उद्गम के निकट से निकलती है। तो जो हमारी चंबल नदी है वह किसके लिए जानी जाती है? गहरे बीहड़ों के लिए जानी जाती है। और जो सोन नदी है वह अमरकंटक पहाड़ से नर्मदा के उद्गम के निकट से निकलती है। किस नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बनाए गए हैं? उनके पानी को बैराज द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसी कौन सी नदी है जिस पर विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाए गए हैं और उसका बैराज का प्रयोग राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया जाता है सिंचाई के लिए? तो ये है हमारी चंबल नदी। यमुना की सहायक नदी चंबल नदी का पर जो निर्मित चंबल परियोजना है इसे मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में गांधी सागर, राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। तो हमारी जो यमुना की सहायक नदी है उसका नाम है क्या? चंबल। चंबल पर निर्मित कुछ परियोजनाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इसमें मुख्यतः 3 बांध बनाए गए हैं और एक बैराज बनाया गया है। 3 बांधों के नाम है, मध्य प्रदेश में आता है गांधी सागर, राजस्थान में आता है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। कोटा में एक बैराज का निर्माण किया गया है। इन बैराजों से निकलने वाली जो नहर है उनके द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिंचाई की जाती है। तो इस बैराज से निकलकर पानी मध्य प्रदेश और राजस्थान को सिंचाई के लिए दिया जाता है। विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। गुजरात में जो ताप्ती नदी है उस पर उकाई जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना निर्मित है। तो गुजरात में कौन सी है? ताप्ती नदी है, तप की जाती है और वहाँ पर उकाई जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है। बेतवा नदी पर निर्मित है माता टीला परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना एवं सिंचाई की संयुक्त परियोजना है। किस पर? बेतवा नदी पर। कहाँ पर? माता टीला बांध बनाया गया है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना है। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना का निर्माण किया गया है। तो सोन नदी पर क्या बनाया गया है? बाणसागर परियोजना का निर्माण किया गया है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परियोजना कौन सी है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि नदी पथ परियोजना है? तो मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स कौन सी है? तो हमारी कोशी नदी है जो कि हमेशा मार्ग बदलती रहती है। कोशी नदी गंगा की सहायक नदी है। तो कोशी नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। इसकी धारा अरुणा नदी के नाम से गोसाईथान तिब्बत के पठार के उत्तर में उत्पन्न होकर शाम्पू नदी के दक्षिण पश्चिम में 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। तो कोशी नदी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। बिल्कुल एकदम कोसों की यात्रा करके गंगा से मिलने आती है ना। इसकी प्रमुख धारा क्या है? अरुणा नाम है इसका। और यह गोसाईथान जो कि तिब्बत का पठार है उसके उत्तर से उत्पन्न होती है और शाम्पू नदी के दक्षिण पश्चिम में 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। शाम्पू नदी के दक्षिण पश्चिम में 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। इस नदी ने अनेक बार मार्ग परिवर्तित किया है, हमेशा बदलती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिल्कुल बिहार को बहा ले जाती है इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। फिर आती है गंडक नदी। यह नेपाल में शालिग्रामी एवं मैदान में इसे नारायणी नदी कहा जाता है। जो गंडक नदी है इसको जब नेपाल में होती है तो शालिग्रामी और मैदान में आती है तो नारायणी इसको कहा जाता है। पटना के निकट यह गंगा में मिल जाती है। तो पटना के पास यह कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। गंडक के मार्ग में परिवर्तन अनेक प्रमाण मिलते हैं। तो गंडक ही परिवर्तित करती है मार्ग, ऐसी नहीं है कि शांत बैठी रहती है, यहाँ से वहाँ से जाती है, अनेक प्रमाण मिलते हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। यह भी पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। तो सोन अमरकंटक से निकलकर गंगा में पटना में मिल जाती है। गंगा नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदी है और गंगा भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हेमनद के गोमुख नामक स्थान से हुआ है। गंगा क्या है? उत्तर भारत की प्रमुख नदी है और यह गंगोत्री हेमनद के गोमुख से निकलती है। फिर आती है दामोदर, किसकी सहायक है? तो जो दामोदर की सहायक नदी है हुगली, हुगली सहायक है। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर को गदा लेके जाती है छोटा नागपुर के पठार से और हुगली नदी में जाके मिल जाती है। कोनार, जमुनिया, बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। तो कोई भी पास में नहीं आता, कोई नहीं जाता, उसके जाम लग जाते हैं बड़े बड़े। तो दामोदर नदी की सहायक नदी है कोनार, जमुनिया और बराकर। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर गदे लेके गई थी छोटे नागपुर पठार से और जाके बजाती हैं बंगाल पे, तो बंगाल का शोक इनको कहा जाता है। हुगली नदी विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी में से एक है। तो हुगली नदी है
बिल्कुल एकदम विश्वासघाती है। घर गली में जाती है और विश्वासघात करती है। कलकत्ता बंदरगाह पूर्व का लंदन इसी नदी के तट पर स्थित है। तो पूर्व का लंदन कहा जाता है कलकत्ता के बंदरगाह को, और वो हुगली नदी पर बसा हुआ है, हुगली नदी के तट पर है। और हुगली नदी क्या है, सबसे विश्वासघाती है। फिर आती है निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं ओर से नहीं मिलती है। ऐसी कौन सी नदी है जो कि बाएं ओर से नहीं मिलती। गोमती, कोशी, घग्गर बाएं ओर से मिलती हैं, लेकिन सोन हमारी दाहिनी ओर से मिलती है। गोमती, घग्गर, कोशी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, जबकि सोन दाहिनी ओर से मिलती है। और सोन बिहार राज्य में गंगा नदी से मिलती है। सोन निकलती कहाँ है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है हमारी सोन नदी का। सोने की है तो ज़्यादा जल ग्रहण तो रखेगी। विकल्प में दिए गए जो ऑप्शन है उसमें सोन नदी का जल ग्रहण सबसे ज़्यादा है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ियों के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलती है। तो अमरकंटक में भी कहाँ से, शेषाकुंड नामक स्थान से निकलती है सोन नदी। और निकल के पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बह जाती है। तो जैसे ही निकलती है पूर्व में बहती है मध्य प्रदेश की, और वहाँ से निकल जाती है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। फिर वहाँ से जाती है बिहार, और बिहार के बाद जाती है पटना, और वहाँ पर मिल जाती है गंगा से। इसकी लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर है। और इसमें आती है बनास, गोपद, जोहिला, रिहंद, कान्हन और उत्तर कोयल, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। तो सोने को वो जानते हो आप क्या होता है, सबका नाश कर देता है। जहाँ पर पद रखता है तो बिल्कुल सब हिल जाते हैं, और जो नहीं हिलता, जो रह जाते हैं, वह अपने कान वान बंद करके कोयल का नाम लेते हैं। तो बनास नाश कर देती है, गो जहाँ पे अपने पद रखती है तो गोपद, जोहिला सबको हिला के रख देती है, और जो रह जाता है रिहंद तो कान वान बन के उत्तर कोयल करने लगता है। तो रिहंद और उत्तर कोयल किसकी सहायक नदी है, ये सब सोन की सहायक नदियाँ हैं। अब आती हैं हमारे गोदावरी बेसिन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के त्रंबक नामक पहाड़ी से होता है। इसकी सहायक नदियों में आती है प्राणहिता, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती और पूर्णा और प्रवरा। तो इस गोदावरी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के त्रंबक से निकलती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियों में आती है प्राणहिता, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती और पूर्णा और प्रवरा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो प्राणहिता, इंद्रावती, ये तो दोनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसमें गोदावरी की सहायक ही बतानी है तो दोनों ही हैं, और ये नहीं है। तो गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से उद्गमित होती है। यह दक्षिण भारत में दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है, दक्षिण मध्य भारत से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में आते हैं पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, शबरी, तालिपेरू, बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा और दुधिना। दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियों में आती है प्रवरा, मंजीरा, पेदुद्दा, बागू और मैनेर और कनेनशानी। बहुत अच्छे नाम हैं। बाहीं ओर से मिलती हैं कौन कौन सी, पूरा, प्राण ले लिया इंद्र ने सबके, तालिपेरू, बेनगंगा, बेन, वर्धा, धुआं, ये सब कहाँ है, बाईं ओर से मिलने वाली हैं। कौन कौन सी हैं, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, तालिपेरू, बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, दुना, ये बाईं ओर से मिलती हैं। फिर आती हैं दाईं ओर से मिलने वाली आती हैं प्रवरा, मंजीरा, पेद्दा, बागू, मनेर और कन्नेर सानी, ये सब मिलती हैं दाहिनी ओर से। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो भैया बूढ़ी बूढ़ी हो गई गोदावरी, इसलिए तो बहुत ज़्यादा वरी करती हैं, वृद्ध गंगा गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान नासिक की त्रंबकम पहाड़ियों से है। भारत के प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में आती है प्राणहिता, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती, पूर्णा और पेनगंगा। यह 1465 किलोमीटर लंबे मार्ग पर प्रभावित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इंद्रावती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इंद्रावती की सहायक नदियों में आती हैं बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुदरा। बोर्डिंग बोरिंग सी हैं, नारंगी से कटोरा लेकर गुदना गुदवा रही हैं,
बोरिंग सी हैं, नारंगी कटोरा लेकर गोदना गुदवा रही हैं इंद्रावती की सखियाँ। तो इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बोरिंग, नारंगी कटोरा लेकर गुदना गुदवा रही हैं, निब्बू बनवाएंगी, उसको ढाकेंगी, शंख बजाएंगी, रायकेरा, रावघाट, केंदा, खाड़ी, चारगांव घूम कर आएंगी। तो चलो देखते हैं इसको। बाडिंग, नारंगी, कोटरी, गुदरा, निवरा, डकनी, शांखनी, रायकेरा, रावघाट, केंदा, खांडी और चारगांव, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? इंद्रावती की सहायक नदी है। इंद्रावती की सहायक नदियों के नाम क्या है? बोडिंग, नारंगी कटोरा, गुदना, नवरा, डाकनी, शाकनी, रायकेला, रावघाट, केंदा, खांडी और चारगांव। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो हमारी जो नर्मदा नदी है वह क्या बनाती है? वह एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा। महानदी, गोदावरी, कावेरी सब डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। एस में बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। भारत में स्थित जो मैकाल पर्वत है उससे निकलकर पश्चिम की ओर नदी बहती है। तो नर्मदा नदी मैकाल पर्वत से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है। इस नदी पर कपिलधारा जलप्रपात अवस्थित है। कपिलधारा, दूरधारा, बरगी सब इसी पर बने हुए हैं। भारत का दूसरी बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? तो सबसे पहले हमारे गंगा का सबसे बड़ा बेसिन है और दूसरा हो जाएगा गोदावरी का। देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे बड़ा है हमारी गोदावरी का, दूसरे नंबर पे है कृष्णा और कितना है? 3,13,812 वर्ग किलोमीटर गोदावरी का है। फिर आती है कृष्णा, इसका है 2,59,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है कृष्णा का। महानदी का था 1,42,333 वर्ग किलोमीटर फैला है। नेक्स्ट आता है नर्मदा, जिसको फैला है सिर्फ 98,795 वर्ग किलोमीटर। कृष्णा बेसिन, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो भीमा है, डोनी है और तुंगभद्रा है। तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? नहीं है, बल्कि महानदी की है शायद। तो आती है कृष्णा। प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी थी? गोदावरी थी। और प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। यह महाबलेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1,401 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। तो ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर 1,401 किलोमीटर लंबाई में बहती है। इसका अपवाह क्षेत्र है 2,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में फैला हुआ है। इसका क्षेत्र कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। फिर आती है कोयना, डोनी, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और तेल का किसकी है? महानदी की सहायक है। तो देखो हमारी जो कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पहले आती है कोयना। तो हमारे जो कृष्ण जी हैं कोयल को बैठ के देखते थे, वो डोरी पे बैठी रहती थी। हाँ, उसको पंच दूध देते थे, उसको घाट में पानी पिलाते थे, उसको कुछ पैसे वैसे माल वाल भी दिया जाता था। तो इससे भैया भीम क्या हो जाते थे? एकदम तंग हो जाते थे और मुस्कुराने लगते थे या मूसी मूसी करने लगते थे, मुच्छी मुच्छी आ जाओ, मुच्छी मुच्छी आ जाओ। तो कोयना डोनी पे बैठी थी, उसको गंगा दिया, दूध दिया, उसको घाट पे मतलब घट में पानी भर के दूध वगैरह दे दिया और उसको माल दिया। इससे क्या हो गया? भीम तंग आकर मुछी मुछी करने लगे। तो कोयना, डोनी, पंचगंगा, दूधगंगा, घट प्रभा, मलप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी सहायक नदियाँ हैं। किनकी? कृष्णा नदी की। और तेल किसकी है? महानदी की है। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? जहाँ जहाँ उसका प्रवाह तंत्र है वहीं पे कर्नाटक महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक में भी है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चल रहा है। विकल्प में कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसलिए ये कन्फ्यूज़न होगी। कब से चल रहा है? 1957 से चल रहा है कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। अब आती हैं हमारी भारत की अन्य नदियाँ। अन्य नदियों में आती है महानदी का मैदान निम्नलिखित में से कहाँ फैला हुआ है? तो महानदी का मैदान फैला हुआ है मध्य छत्तीसगढ़ में। महान है छत्तीसगढ़ के लोग। महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत की
फरसिया फरसिया स्थान के धमतरी में से हुआ है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में है। इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 286 किलोमीटर। देखो महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? महान है हमारे शिव, तो शिहावा पर्वत से हुआ है। कहाँ से? फरसिया नामक स्थान के धमतरी से। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदानों से हुआ है और इसका छत्तीसगढ़ में विस्तार कितना है? 851 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी और छत्तीसगढ़ में है 286 किलोमीटर। नीचे दिए गए 4 नदियों के नाम दिए हैं, उनकी लंबाई के दृष्टिकोण में नदियों के घटता हुआ क्रम बताना है और सबसे लंबी से आरंभ होकर सबसे छोटी तक जाना है। सबसे लंबी हमारी हो जाएगी पहले गोदावरी नदी, उसके बाद आ जाएगी हमारी कृष्णा, दूसरी सबसे बड़ी नदी थी, फिर आती है नर्मदा नदी, फिर नेक्स्ट आती है महानदी। तो गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। कृष्णा 1401 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है और महानदी की है 851 किलोमीटर। गोदावरी की है 1665 किलोमीटर, कृष्णा नदी की है 1401 किलोमीटर, नर्मदा नदी की है 1312 किलोमीटर और महानदी की है 851 किलोमीटर। भारत में चंद्र और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती हैं? चंद्रभागा बहती हैं हमारे ऊपर लाहुल क्षेत्र में बहती हैं और यह चंबल की सहायक नदी नहीं है बल्कि उसकी है चेनाब की। चंद्रभागा नदी लाहुल के बड़ा लाचा दर्रे में विपरीत दिशा में हिमनदों से निकलती हैं। यह दोनों धाराएं टुंडी नामक स्थान पर मिलती हैं और इन दोनों नदियों के संयुक्त प्रवाह को चेनाब नदी का उद्गम होता है। तो चंद्रभागा नदी कहाँ बहती है? लाहुल के बड़ा लाचा दर्रे में बहती हैं, विपरीत दिशा में बहती हुई। यह 2 धाराएं टंडी नामक स्थान पर मिलती हैं और इसको कहा जाता है चेनाब। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। तो माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत से निकली है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान राज्य में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। तो कहाँ बहती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती हुई अरब सागर में चली जाती है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? माही नदी। और विषुवत रेखा को काटती है कांगो नदी और जो मकर रेखा है उसको काटती है लिम्पोपो नदी। अब आती है हमारी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो हमारी नर्मदा ताप्ती। फिर आती है हिमालय पार नदी कौन सी है? तो हिमालय के पार से आती है सतलज नदी। वृद्धगंगा कही जाती है गोदावरी नदी को, गोदावरी, और बंगाल का शोक है दामोदर नदी। तो देखो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ताप्ती, नर्मदा। हिमालय पार से आती है सतलज और ब्रह्मपुत्र। वृद्धगंगा दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो ये हमारी कौन सी नदी है जो कि गहरी घाटी के लिए विख्यात है या खड्डों के लिए विख्यात है? तो वो है चंबल नदी। चंबल नदी गहरी गड्ढ भूमि के लिए विख्यात है। यह यमुना की सहायक नदी है। यह नदी महू जिले के जानापाव पहाड़ियों से निकलती है जिसका प्राचीन नाम क्या है? चरमवर्ता है। यह 4 जल विद्युत परियोजना गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज इस पर स्थित हैं। चूलिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। तो चंबल नदी क्या है? चंबल नदी गहरे खड्ड भूमि का निर्माण करती है। यमुना की सहायक नदी है। जानापाव पहाड़ी महू जिले से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमवर्ता है या चम्रावती भी इसको कहा जाता है। इस पर 4 विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, जल विद्युत परियोजनाएं गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। चूलिया जलप्रपात भी चंबल नदी पर स्थित है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो गोदावरी निकलती है, कावेरी निकलती है और काबम निकलती है, लेकिन ताप्ती नदी हमारे बैतूल से निकलती है, मुल्ताई से। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। यह भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। जबकि जो गोदावरी नदी है वह पश्चिमी घाट त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र की पहाड़ियों से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो ताप्ती नदी है वह पश्चिमी घाट में नहीं बहती। तीस्ता नदी निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस पर विचार करना है ना। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो कि ब्रह्मपुत्र है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है।
तो पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी वह तो मानसरोवर से आती है और तीस्ता तो हमारे सिक्किम से निकलती है, तो ये गलत हो जाएगा पहला। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, तो ये सही है। तो तीस्ता नदी है यह रंगीत नदी की उत्पत्ति भी सिक्किम से ही होती है और यह तीस्ता की सहायक नदी है रंगीत नदी। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यह जो तीस्ता नदी है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक है और ब्रह्मपुत्र में मिलती है। दिए गए कथन में सिर्फ दूसरा सही है और शेष सभी असत्य हैं। जैसे कि तीस्ता नदी है उसका उद्गम सिक्किम में स्थित चोलामू झील से हुआ है। कहाँ से हुआ है? सिक्किम में चोलामू झील है, वहाँ से निकली है तीस्ता नदी। जबकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम तिब्बत के पास मानसरोवर झील के चेमायंगुडोंग हिमानी से हुआ है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर के चेमायंगुडोंग हिमानी से निकली है। रंगीत झील या जो रंगीत नदी है वह सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है और तीस्ता की सहायक है। रंगीत नदी सिक्किम की सबसे बड़ी नदी और तीस्ता की सहायक नदी है। इसका उद्गम पश्चिमी सिक्किम में स्थित हिमालय की पहाड़ियों से होता है। तो रंगीत नदी का उद्गम कहाँ से है? पश्चिमी सिक्किम में है और हिमालय की पहाड़ियों से होता है। यह पूरे विश्व में जल कीड़ा या राफ्टिंग के लिए जानी जाती है, जिसमें जल कीड़ा राफ्टिंग वगैरह की जाती है। तीस्ता नदी भारत में सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जो तीस्ता नदी है वह भारत में सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर यह रंगपुर नामक स्थान पर जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? रंगपुर में मिलती है, जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र से। अब दिए गए कथन और कारण बताने हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियाँ हैं, जो कि हैं नर्मदा और ताप्ती, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो ये सही हो जाएगा कि जो प्रायद्वीप भारत है उसकी 2 प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। यह नदियाँ भ्रंश जनित हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि यह भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो कारण और कथन दोनों ही सही हैं और सही कारण ही बता रहा है। नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीप भारत की 2 प्रमुख नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। यह नदियाँ ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ों से हुआ है। जबलपुर के निकट यह भेड़ाघाट में संगमरमर शैलों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई से होता है। और नर्मदा ताप्ती दोनों ही भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीप नदी या पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों है? तो जो हमारी नर्मदा नदी है वह क्या है? एक रेखीय विभ्रंश या रिफ्ट वैली में बहती है या रिफ्ट घाटियों में बहती है, इसलिए। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक की चोटी से हुआ है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो ये सही है। यह भ्रंश घाटियों से बहती है। नर्मदा नदी का जो निचला भाग नाव चलाने योग्य होता है। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां ऐसी हैं जो कि भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है और दोनों ही नदियां अपने मुहाने पर जाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस में से एक से संबंधित है? तो ओमकारेश्वर स्थित है हमारी नर्मदा नदी से संबंधित है ओमकारेश्वर परियोजना। 520 मेगावाट की ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। कितने की है? 520 मेगावाट की है ओमकारेश्वर पर। 19 नवंबर 2007 को सरकार द्वारा इसको संचालित किया गया है। कब किया गया है इसको? 2007 में 19 नवंबर को सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह परियोजना नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एवं मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम द्वारा निर्मित की गई है। तो जो हमारी ओमकारेश्वर परियोजना है इसको कौन विकास कर रहा है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि क्या है? एक नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और मध्य प्रदेश की सरकार की संयुक्त उद्यम है। ओमकारेश्वर परियोजना इंदिरा सागर परियोजना के मुख्य जलाशय के पानी का प्रयोग करके अपनी पहली डाउन स्ट्रीम परियोजना है। तो ये क्या है? ओमकारेश्वर में इंदिरा सागर परियोजना है, उसके जलाशय का पानी लेती है और अपनी पहली डाउन स्ट्रीम परियोजना है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो जो हमारी नर्मदा नदी है वह 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। साबरमती, शरावती, माही, ये नर्मदा, ताप्ती, ये सब पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। 13-12 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा का पर्वत स्थित है। इसके बीच से यह भ्रंश घाटियों में बहती है। माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से निकलती है और 553 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है।
साबरमती नदी उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग से निकलती है और 320 किलोमीटर यात्रा करके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। 13-12 है नर्मदा। उसके बाद आती है 553 है हमारी माही नदी की, विंध्याचल पर्वत से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है, दक्षिण से निकलकर 320 किलोमीटर की यात्रा करके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो हमारी नर्मदा ताप्ती दोनों ही रिफ्ट वैली से बहती हैं। नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य में क्या स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है सतपुड़ा की श्रेणियाँ। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? राजपीपला पहाड़ियों से स्टार्ट होती है, महादेव पर्वत, महाकाल पर्वत और पूर्व में छोटा नागपुर के पठार के पश्चिमी सीमा तक इसका विस्तार है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। नर्मदा नदी कुछ प्रभावशाली महाखड्डों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे भव्य है जबलपुर में स्थित धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए यह नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इन नदी की घाटी से संबद्ध जलोढ़ निक्षेप होते हैं, अतः यह भड़ूच से आगे चौड़ी हो जाती है और 27 किलोमीटर चौड़ा मुहाना बनाकर खंभात की खाड़ी में या अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसी प्रकार से जो ताप्ती नदी है वह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी श्रेणियों के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो जो हमारी मुल्ताई से निकलने वाली ताप्ती नदी है यह सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के मध्य से पश्चिम की ओर जाके भ्रंश घाटियों में बहती है और सूरत के निकट जाकर अपना मुहाना बनाती है और खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाके गिर जाती है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एक एस्चुरी बनाती है? तो हमारी नर्मदा ताप्ती दोनों ही क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अधोलिखित निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो कि भ्रंश घाटियों में प्रभावित होती है? भ्रंश घाटियों में बहती है ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती नदी। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? तो नर्मदा नदी, माह और सोन जोहिला ये हमारी अमरकंटक से निकलती हैं। किस नदी का उद्गम बैतूल से हुआ है? तो ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। नर्मदा प्रवाहित होती है तो नर्मदा सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी के मध्य से रिफ्ट वैली में बहती है। निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, साबरमती और माही। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक की चोटी से 1057 मीटर की ऊंचाई से होता है। 13-12 किलोमीटर की लंबाई है। इसका अपवाह क्षेत्र 98,795 वर्ग किलोमीटर है। इसका 82% भाग मध्य प्रदेश में, 12% भाग गुजरात में और 4% भाग महाराष्ट्र में और लगभग 2% क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अरब सागर में मिलने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखो पहले तो देख लेते हैं हम कौन सी, इसका किलोमीटर है ना, कितने किलोमीटर है? 13-12 किलोमीटर में है और इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है? 98,795 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से भी 82% मध्य प्रदेश है, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और 12 गुजरात को दे दिया। भैया तुम बाहर क्यों रह रहे हो? 12 गुजरात को, 4 महाराष्ट्र को दे दिया है और 2% छत्तीसगढ़ को मिलता है इसमें। और जो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है नर्मदा नदी। इसके उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और यह उसके मध्य से भी भ्रंश घाटी से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यह बड़ौच के निकट ज्वारनदमुख यह ट्राइडल एस्चुरी द्वारा खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। तबा, बरनेर, बेयार, दूधी, शक्कर, हिरण, वरना, कोनार, मचक नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पहले आती है तबा, बरनेर, बैयार, दूधी, शंकर, हिरण, वरना, कोनार, मचक इस नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है? तो हमारी नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। तबा किसकी सहायक नदी है? तो तबा है हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदी। कौन सी नदी है जो कि नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती हमारी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भी नहीं बनाती, दोनों डेल्टा नहीं बनाती, दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं, इसलिए कैंसिल किया होगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, है ना। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है तो सॉरी
नहीं करती। यह ब्रज घाटी बहती है, तो हाँ ये ब्रज घाटी बहती है। एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। दूसरा सही है, पहला गलत है। नर्मदा का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। छत्तीसगढ़ है लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर होगा। शेर, हिरण, तवा, शक्कर, दूधी आदि इसकी सहायक है। कौन कौन सी? हिरण, शेर, तवा, शक्कर, दूधी इसकी सहायक नदी है और अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो हमारी नर्मदा नदी ज्वार नदमुख बनाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से हुआ है। छत्तीसगढ़ से हुआ है, सही है, सिहावा पहाड़ियों से। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से हुआ है, त्र्यंबकेश्वर से, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से हुआ है, ये तो गलत हो जाएगा। इनने बोला है आंध्र प्रदेश। कावेरी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल से हुआ है, तो ये सही हो जाएगा, तीसरा गलत था। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां हैं। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रेणी कर्नाटक से निकलती है। कावेरी पत्तनम के पास यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले से यह 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कर्नाटक से निकलती है और कावेरी पट्टनम में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु 3 राज्यों में बहती है। कावेरी नदी कहाँ कहाँ बहती है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। फिर आती है महानदी, छत्तीसगढ़ की सिहावा श्रेणियों से निकलती है, पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। महानदी है तो 858 किलोमीटर है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। फिर आती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर नदी है। गोदावरी नदी कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर की है। फिर आती है ताप्ती नदी, मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, मुल्तान नामक स्थान से, मुल्ताई से, और यह 724 किलोमीटर लंबी है। यह ऐश्वरी का निर्माण करती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। चंबल ताप्ती सामान्य बहाव की दिशा में विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं और यह डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ऐश्वरी का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है 2 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? और इस प्रकार यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो यह है कावेरी नदी। कावेरी नदी 3 बार 2 धारा में विभक्त हो जाती है और इसके द्वारा यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसमें जल वर्ष भर भरा रहता है और यह ग्रीष्म और शीत ऋतुओं में वर्षा होती है। क्योंकि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से 1341 मीटर ऊंचाई से निकलती है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व है बढ़ा देती है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसे बंगाल का शुक कहा जाता है ना। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से पूरब की ओर बहती है या पूरब की ओर से निकलती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यह आसनसोल के नज़दीक एक संकीर्ण स्थान में बंगाल के मैदान ये डेल्टा मैदान में प्रवेश करती है। आसनसोल के आगे बराकर नदी आकर इससे मिल जाती है। तो ये कहाँ पर? आसनसोल के पास एक संकीर्ण स्थान पर बंगाल के डेल्टा के मैदान में प्रवेश करती है। आसनसोल के आगे इसमें बराकर नदी आकर मिल जाती है। नदी की सबसे बड़ी नहर, इसकी सहायक नदी कौन सी है? बराकर है। बर्धमान के नीचे यह नदी एक समकोण मोड़ लेती है। तो बर्धमान जो है उसके नीचे यह समकोण मोड़ लेती है और फाल्टा कलकत्ता में यह हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? फाल्टा नामक स्थान में, कलकत्ता में हुगली नदी में मिल जाती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली यह नदी
नदी में कोयल और स्वर्णरेखा नदी प्रमुख है। जिसकी जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदियों में कौन कौन आती है? कोयल आती है और स्वर्णरेखा नदी आती है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल घोषित कर दिया गया है। यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। गौरतलब है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो कहाँ से? तो यह गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच में 300 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में यह जैविक मरुस्थल हो गई है और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो रजरप्पा स्थित है हमारे दामोदर और भीरा नदी के तट पर। रजरप्पा दामोदर और भीरा नदी के तट पर स्थित है। राजरप्पा झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिले में स्थित एक तीर्थ स्थान है। राजरप्पा भैरवी भैरवा और दामोदर नदी के तट पर स्थित है। माँ छिन्नमस्तिका का प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें प्रचंड चंडिकी के रूप में जाना जाता है। यह कई अन्य मंदिरों में अष्टमस्तिका और दक्षिण काली भी प्रसिद्ध हैं। पहले आती है हमारी राजरप्पा, झारखंड जिले में स्थित रामगढ़ जिले का स्थान है जहाँ पर राजरप्पा भैरवी भीरा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर माता छिन्नमस्तिका का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे प्रचंड चंडिकी के नाम से भी जाना जाता है। और कई मंदिरों में हमारी जो अष्टमस्तिका और दक्षिण काली हैं वो भी प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि ब्रह्मंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा ताप्ती ब्रह्मंश घाटी से होकर बहती हैं और जो हमारी दामोदर नदी है वो भी ब्रह्मंश घाटी से बहती है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से हुआ है जो कि ब्रह्मंश घाटियों से प्रभावित होती है। इसकी कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, कथन है दामोदर नदी घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। तो ये हो जाएगा सही। तो जब दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व बंगाल का शोक कहलाती थी दामोदर नदी या फिर दुख की नदी कहा जाता था इसको। दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है और निचले भाग में इसका प्रवाह बहुत धीमा हो जाता है। तो दामोदर नदी है ऊपरी प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तीव्रता से होता है और नीचे में धीमा हो जाता है, इसलिए बाढ़ लाती है। ये दोनों ही सही हैं। दामोदर नदी घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी बंगाल के शोक कही जाती थी। इसका कारण है दामोदर नदी और उसके ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है और निचले भाग में इसका बहाव धीमा हो जाता है। कौन सी नदी है जो कि बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी, बंगाल का शोक कहलाती है। यह नदी झारखंड से निकलकर बंगाल में 240 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलने के उपरांत मैदानी क्षेत्र में इसका प्रवाह मंद हो जाता है। इसमें वर्षा ऋतु में दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाती है जो कि व्यापक तबाही का कारण बनती है। इसका विभीषिका से मुक्त करने के लिए सरकार ने टेनेसी वैली प्रोजेक्ट के तहत पर दामोदर वैली प्रोजेक्ट की रचना की है। किस पर? टेनेसी वैली प्रोजेक्ट के तर्ज पर दामोदर वैली प्रोजेक्ट की रचना की गई है। इसमें बहुउद्देशीय योजना बनाकर इसके साथ कई लाभकारी योजनाओं को जोड़ दिया गया है। इस योजना के तहत विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए सिंचाई साधन के भी काफ़ी बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी है हमारी महानदी की। कहाँ गई महानदी? ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए आ जाएगा इनमें से कोई नदी। तेल नदी है वह रायपुर जिले की आदिवासी बाहुल्य देवभोग विकास खंड से निकलती है। तेल नदी कहाँ से निकलती है? रायपुर के जिले के आदिवासी बहुल्य देवभोग से निकलती है। इस नदी का उद्गम स्थान उड़ीसा का कोरापुर जिला है। कहाँ से निकलती है? तो उड़ीसा के कोरापुर जिले से निकलती है। इससे सूखे मौसम के दौरान भी रेत के नीचे पर्याप्त बहाव रहता है। मतलब सूखे मौसम में भी रेत के नीचे ये बहती रहती है तेल नदी। यह महानदी की सहायक नदी है। इस नदी का विकास कालाहांडी की पहाड़ियों से हुआ। तेल नदी है यह महानदी की सहायक नदी है और इस नदी का विकास कहाँ से हुआ है? कालाहांडी की पहाड़ियों से हुआ है। उत्तर पूर्व की इस नदी का बहाव होता है, तो इसका बहाव कैसा है? उत्तर पूर्व की दिशा में है। यह नदी अपना पानी उड़ीसा के सोनपुर जिले के पास महानदी में गिरा देती है। तो जो
तेल नदी है वह कालाहांडी की पहाड़ियों से निकलती है, उत्तर पूर्वी की ओर बहती हुई उड़ीसा के पास सोनपुर नामक जिले में यह महानदी में अपना पानी मिला देती है। बालानगर जिले में इसके द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान में धान की अच्छी फसल होती है। तो जो बालानगर जिला है उससे निर्मित उपजाऊ मैदान के पास यह धान की अच्छी फसल उगाती है या उग जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है बताना है ना। इंद्रावती नदी किसके तट पर है? झारखंड के तट पर नहीं है। बीमा नदी तमिलनाडु में नहीं है। लूनी नदी राजस्थान में है, तो तीसरा सही हो जाएगा। लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की नदी है। घटप्रभा और भीमा कृष्णा नदी की सहायक है जो कि कर्नाटक में बहती है। लूनी नदी राजस्थान की अरावली पर्वत से निकलती है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। घटप्रभा और जो भीमा नदी है वह कृष्णा की सहायक है और कर्नाटक में बहती है। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो महाभारत काल में महानदी को कहा जाता था महानंदा नदी। आनंद देती थी महानंदा नदी कहा जाता था महानदी को। महाभारत काल में महानदी को महानंदा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है महानदी। महाभारत काल में इसको चित्रोपला, महानंदा और नीलोत्पल कहा गया है। इसको कहा गया है। इसका उद्गम रायपुर जिले के समीप सिहावा नामक पहाड़ियों से ये पर्वत श्रेणी से हुआ है। तो महाभारत काल में महानदी को क्या कहा गया है? महानंदा कहा गया है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है महानदी। महाभारत काल में इसको चित्रोपला, महानंदा और नीलोत्पल कहा गया है। इसका उद्गम रायपुर के समीप सिहावा नामक श्रेणी से हुआ है। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है या किया गया है? तो यह गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की दो महत्वपूर्ण नदियों को जोड़ने का कार्य सितंबर 2015 को संपन्न हुआ। इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए गोदावरी जिले के पोलावरम मंडप में पट्टी समीप सीमा के गांव के पास इब्राहिमपट्टनम ने संचालित पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जारी की और गोदावरी नदी में 600 क्यूसेक जल को छोड़कर या मोड़कर पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में नर्मदा कृष्णा नदी का जल पहुंचाया गया है। तो देखो तो कौन सी नदी जोड़ी जा रही है? तो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा जा रहा है। कब संपन्न हुई है? सितंबर 2015 को यह संपन्न की गई है। दोनों नदी जोड़ने के लिए जो गोदावरी जिला है उसका जो पोलावरम मंडप है उसके पट्टी सीमा गांव में के पास इब्राहिमपट्टनम से संचालित एक पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम चलाई गई है, जिसमें गोदावरी के 600 क्यूसेक जल को मोड़कर पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले के पास कृष्णा नदी में पहुंचाया गया है। 174 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के पहले चरण में कुल 1300 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो 174 किलोमीटर लंबी जो परियोजना है इस जहां पे गोदावरी का जल कृष्णा नदी में पहुंचाया गया है उसमें 1300 करोड़ रुपए का खर्च आया है। उल्लेखनीय है कि देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना के तहत नर्मदा को शिप्रा से जोड़ा गया था और वर्तमान में केन और बेतवा नदी को भी जोड़ने का कार्य हो रहा है। अभी कृष्णा गोदावरी को 2015 में जोड़ा गया है। इससे पहले नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना के द्वारा मध्य प्रदेश में सबसे पहले इसको जोड़ा गया था और अभी वर्तमान में केन और बेतवा को जोड़ने की परियोजना चल रही है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियां अपने ऊपर पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। उस यू टर्न को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भूवैज्ञानिक त्वरण हिमालय के अक्ष संघीय बकन के कारण। तो ये क्यों लेती है यू टर्न? तो यह जो भूवैज्ञानिक त्वरण हिमालय के अक्ष संघीय बकलन के कारण ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियों की उत्पत्ति तिब्बत में होती है। यह संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने से पूर्व एक यू टर्न लेती है और यह यू टर्न भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय बकन के कारण होता है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताना है। पहला है यह बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो नहीं, ये कक्ष के रण में जाके विलीन हो जाती है ना दलदल में। तो पहला गलत हो जाएगा। बहकर कक्ष की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में दोनों में नहीं गिरती बल्कि कक्ष के रण में गिरती है ना। यह पाकिस्तान में बहते हुए सिंध की सहायक नदी विलीन हो जाती है। नहीं, तो ये भी गलत है। तीनों गलत है। अब चौथा देखते हैं।
लूनी नदी यह कक्ष के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, तो ये सही है। लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली श्रेणी से निकलती है तथा इसके बाएं तट पर अनेक इसकी सहायक नदियां जैसी कि बांदी, सुकरी, जवाई आकर इससे मिलती हैं। लूनी नदी बलोत्रा के नीचे खारी हो जाती है और यह दक्षिण की ओर कक्ष के दलदल में यह रन ऑफ कक्ष में जाकर गिर जाती है, समाप्त हो जाती है। तो कहाँ पर जाती है? कक्ष के दलदल में जाके ये समाप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? बांदी, सुकरी और जवाई लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता, केरल में कितनी सारी नदियां हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, अरे नर्मदा ताप्ती के पूर्व में बहती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हैं। केरल में लगभग 44 नदियां हैं, जिनमें से 41 नदियां पश्चिम की ओर और 3 नदी पूर्व की ओर बहती हैं। तो केरल में कितनी हैं? 44 नदियां हैं, जिसमें 41 पश्चिम की ओर बहती हैं और जो 3 नदियां हैं वह पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में आती है भरतपुंझा, पेरियार, मणिमलयार आदि प्रमुख हैं। तो जो पश्चिम की ओर बहती हैं उसमें आती हैं भरतपुंझा, पेरियार और मणिमलयार, जबकि जो पूर्व की ओर बहती हैं उनमें आती है काबिनी नदी, भवानी पूजा और पंपार नदी प्रवाहित होती है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी में कौन कौन सी आती है? कामिनी नदी, भवानी पूंजार और पंपार नदी प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में आती है नर्मदा और ताप्ती। फिर से आते हैं कथन कारण। तो कथन क्या है? काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला काली नदी का गलत है। फिर आता है दक्कन के पठार अपने पश्चिम किनारे पर उच्चता पर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में दिशा में मंद प्रवणता होती है। तो जो दक्कन का पठार है यह पश्चिम में उच्च होता है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में इसकी दिशा मंद हो जाती है, तो ये भी सही है ना। फिर जो दक्कन का पठार है वह पश्चिम के किनारे पर उच्च होता है और पूरा में बंगाल की खाड़ी की साइड आते आते ये मंद हो जाता है, लेकिन जो पहला था वह गलत था, काली सिंध वाला है ना, काली नदी वाला। काली नदी पश्चिमी घाट कर्नाटक से निकलकर अरब सागर पश्चिम में गिरने वाली प्रमुख नदी है। करवार कैगा इस नदी के तट पर स्थित है। तो जो काली नदी है वह पश्चिमी घाट पर कर्नाटक में से निकलती है और अरब सागर पश्चिम में गिर जाती है, ना कि पूर्व की ओर आती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? करवार और कैगा। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण वाला, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो ये सही है कि जो पश्चिम में नदी बहती है प्रायद्वीप की वह डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं। यह नदियाँ अपने साथ जरूर अवसाद नहीं लाती, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ों से निकल रही हैं तो अवसाद नहीं लेकर आती। पर्वतीय क्षेत्र की नदियां अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद ले जाने के कारण इनके मुख पर डेल्टा का निर्माण होता है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं जैसे कि नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती हैं और ये भ्रंश घाटी के बहाव के कारण इनमें अवसादों का अभाव होता है। फिर से कथन कारण भारत की पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो हाँ ये सही है कि जो पश्चिम घाट की नदियां हैं वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती और यह छोटे प्रवाह क्षेत्र में अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर द्वारा प्रवाहित होती है, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों ही सही हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्गों का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां होती हैं वह कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं और छोटे छोटे से मार्ग का अनुसरण करती हैं। यह नदियाँ इसी कारण से डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती, क्योंकि उन्मंजन एवं निमंजन की जो घटनाओं के कारण प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट से लगा अरब सागर का भाग निमज्जित हो जाता है, जिससे कि वहाँ पे खड़े कगार का निर्माण होता है, जहाँ पर नदियों द्वारा निक्षेप में मलबा सागरीय लहरें बहा ले जाती हैं और डेल्टा नहीं बना पाती। यहाँ पर नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही क्रम बताना है। तो सबसे बड़ी नदी है हमारी गोदावरी, फिर आती है नर्मदा नदी, फिर महानदी और ताप्ती नदी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी 1401 किलोमीटर है। नर्मदा नदी 1312 है। महानदी 851 किलोमीटर है। कावेरी 800 मीटर है और ताप्ती
724 है। तो गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1401 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर, कावेरी 800 किलोमीटर और ताप्ती 724 किलोमीटर है। नर्मदा ताप्ती हिंद महासागर में गिरती हैं और बाकी सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीप भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम बताना है, तो उत्तर से दक्षिण बताना है। सबसे पहले आती है स्वर्णरेखा नदी, उसके बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई। पहला ये ऑप्शन सही है। प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं एवं डेल्टा बनाती हैं। उत्तर से जब दक्षिण दिशा में हम नदियों में जाते हैं तो सबसे पहले मिलती है हमें स्वर्णरेखा नदी, स्वर्ण नदी, दामोदर नदी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई। तो हम ऊपर से आते हैं सोना लेकर, तो भैया सोना अच्छे दामों में बेचना है, ब्राह्मणों को बेचना है, क्योंकि हम क्या हो जाए, महान गोदाम बना सकें। ब्राह्मण क्या करेंगे, महान गोदाम बनाएंगे, कृष्ण को बैठारेंगे और उनकी पेनी पेनी देकर उनको उनका भी बैग बना देंगे। तो स्वर्ण आ रहे हैं, स्वर्ण के अच्छे दाम से हमें ब्राह्मण किनको बेचना है, ब्राह्मणों को बेचना है, क्योंकि ब्राह्मण क्या करेंगे, एक महान गोदाम बनाएंगे, वहाँ पे कृष्ण जी को बैठाएंगे पन्नी वन्नी बिछा के, और हम उनका भी बैग बनाएंगे, उनका भी बैग बनाया जाएगा। तो स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी और बैगई नदी। अमरकंटक से निकली नर्मदा ताप्ती से निकली ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा ताप्ती, नर्मदा सतपुड़ा से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, सतपुड़ा से निकलती है ताप्ती, और दोनों ही पश्चिम की दिशा में बहकर अरब सागर में गिर जाती हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में कौन नदियों पर ध्यान दीजिए, सब नदियों पर ध्यान दीजिए, और हमें इनका बताना है उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण, सबसे पहले ऊपर आ जाएगी हमारी किशन गंगा, उसके बाद आती है गंगा, फिर आएगी हमारी बेन गंगा और फिर आएगी पेन गंगा। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः किशन गंगा, गंगा, बेन गंगा और पेन गंगा आती है। तो ऊपर जम्मू कश्मीर में किशन गंगा, फिर आती है उत्तराखंड साइड गंगा, फिर मध्य प्रदेश में बेन गंगा और नीचे महाराष्ट्र में पेन गंगा, महाराष्ट्र कर्नाटक में पेन गंगा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम का सूचक किसको दिया गया है? रत्नाकर किसको कहा गया है? हिंद महासागर को। किसको कहा गया है? हिंद महासागर को कहा गया है रत्नाकर। भारत के प्राचीन ऐतिहासिक भौगोलिक विवरण भारत के प्राचीन वैदिक साहित्यों में यंत्र तंत्र प्राप्त हुए हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से संबोधित किया गया है। दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो जो हमारी दक्षिण भारत की नदियां हैं वह रखती हैं वृक्षानुमा। कैसे रखती हैं? वृक्षानुमा अपना अपवाह तंत्र रखती हैं। दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। पादपाकार वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का विकास मुख्य रूप से ग्रेनाइट सेल वाले चौड़े सपाट विस्तृत भाग पर होता है। यह प्रवाह देखने पर वृक्ष के तने एवं शाखाओं के समान लगते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। अहमदाबाद साबरमती के तट पर स्थित है। हैदराबाद कृष्णा नहीं है ना, तो बी गलत हो जाएगा। कोटा चंबल नदी के तट पर है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। कोटा चंबल के तट पर है और नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। कौन सा सुमेलित इनको करना है ना, सुमेलित करना है। तो कटक है हमारी महानदी के तट पर उड़ीसा में। लुधियाना स्थित है हमारी सतलज नदी के तट पर। नासिक स्थित है गोदावरी के तट पर और उज्जैन है क्षिप्रा नदी के तट पर। कटक महानदी के तट पर, लुधियाना सतलज के तट पर, नासिक गोदावरी के, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते में स्मृति पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन राज्य और नदियों के नाम इस प्रकार हैं। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चल रही है केन बेतवा लिंक परियोजना है ना, तो बी सही हो जाएगा।
अमृत क्रांति नाम से शुरू की गई नदी जोड़ने की परियोजना को 25 अगस्त 2005 को केन बेतवा को जोड़ने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर व्यवहारिक रूप परिणत होने आरंभ हो गया है। केन बेतवा को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले के दोधन गांव के पास 73 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा। तो किसके बीच में चल रही है? तो अमृत क्रांति नामक एक योजना चलाई गई थी जिसमें नदियों को जोड़ने की योजना थी। 25 अगस्त 2005 को केन बेतवा को जोड़ने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में अभी लाया गया है, जिसमें हम केन और बेतवा को जोड़ेंगे। मध्य प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ का दोधन गाँव है वहाँ से 73 मीटर ऊँचा बांध बनाया गया है और 231 मीटर लंबी नहरों के द्वारा केन का अतिरिक्त पानी बेतवा नदी में डाल दिया जाएगा। इस परियोजना में 72 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी। कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा? 72 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। केन नदी का अतिरिक्त जल बेतवा नदी में जाने से मध्य प्रदेश के छतरपुर, रायसेन, पन्ना, टीकमगढ़ और विदिशा जिले और उत्तर प्रदेश के झांसी, हमीरपुर और बांदा जिले में लाभान्वित होंगे। तो इससे लाभ क्या होगा? तो बेतवा नदी का ज़्यादा जल है उससे मध्य प्रदेश, रायसेन, पन्ना, टीकमगढ़, विदिशा और उत्तर प्रदेश का झांसी, हमीरपुर और बांदा जिला लाभान्वित होंगे। इससे सिंचित भूमि के बड़े पैमाने पर विस्तार हो जाएगा और विद्युत उत्पादन भी होगा। साथ ही जो पेयजल है वो भी उपलब्ध हो जाएगा। वही कथन और कारण बताने हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतवाहिनी होती हैं। तो ये सही है कि जो हमारे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं वह क्या होती हैं? सतवाहिनी होती हैं। कारण क्या है? तो हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी और पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। नहीं, ये कारण नहीं, बल्कि हिमानी से निकलती है इसलिए वो है ना। तो दूसरा गलत हो जाएगा, मतलब कारण कथन सही है लेकिन कारण गलत हो जाएगा। हिमालय से निकलने वाली नदियों में हमेशा जल बना रहता है क्योंकि इनका उद्गम हिमानियों से होता है जो कि ग्रीष्म काल में ही अपने जल प्रदान करती रहती हैं। साथ ही हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। कथन भी सही है लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा था। हंगरी सहायक नदी है किसकी? तो हंगरी सहायक नदी है हमारी तुंगभद्रा की। और तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा की सहायक नदी है हंगरी जो कि आंध्र प्रदेश से निकलती है। इसका दूसरा नाम है वेदवती। इसकी दो नदियों से मिलकर बनी हुई है जिसको वेदा और अवथी कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग से निकलती हैं। तो तुंगभद्रा की सहायक नदी क्या है? इसका नाम है हंगरी। इसको वेदवती कहा जाता है। दो नदियों से मिलकर बनी है, वेदा और अवस्थी, वेदावस्थी, और आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग से ये निकलती हैं। हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है ना। नदी और उनकी सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी है कौन? सोन। गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा। कृष्णा नदी की सहायक है भीमा। यमुना नदी की सहायक है केन। गंगा की सहायक है सोन, गोदावरी की है मंजीरा, कृष्णा की है भीमा और यमुना की है केन। कथन और कारण। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं परंतु नर्मदा ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। तो ये सही हो जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सभी नदियां पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं लेकिन नर्मदा ताप्ती अरब सागर में जाकर गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां विभंश घाटी से होकर बहती हैं, तो ये सही है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे और कारण भी सही बता रहा है कथन का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वेगई वगैरह सब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, जबकि जो नर्मदा ताप्ती है वह विभंश घाटी से प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। संकोश नदी सीमा बनाती है। जो संकोश नदी है किसकी सीमा बनाती है? हमारे असम और पश्चिम बंगाल के बीच की नदी की सीमा बनाती है संकोश नदी। कोई संकोच नहीं है बल्कि ऐसी बना देती है। असम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है संकोश नदी। संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है। भारत और असम राज्य में इसका विलय ब्रह्मपुत्र नदी में हो जाता है। संकोश नदी कहाँ मिल जाती है? असम राज्य में ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, जबकि इसका उद्गम उत्तरी भूटान से हुआ है संकोश नदी का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है बताना है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो ये सही है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, तो ये भी सही है। तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन चौथा ही होगा। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, ये भी सही है।
क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया क्योंकि सभी ऑप्शन सही दे दिए है ना। गोदावरी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है जो कि 1465 किलोमीटर है, जबकि जो कावेरी है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कोशी को बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, जबकि जो गंगा है वह गंगोत्री से ही निकलती है। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में उनके जल का अभाव है, इसमें सही बताना है ना। जो बहुत सारी नदियां हैं उनके घाटों में जल का प्रवाह जो है अभाव है वह बताना है किन किन में है। साबरमती, ताप्ती दोनों, कृष्णा और कावेरी तो दक्षिण में बहती हैं और अच्छी बहती हैं। साबरमती और ताप्ती नदी के जो घाट हैं वहाँ पर जल की कमी देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो हमारी ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती बल्कि वो अरब सागर में जाती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरने वाली नदी में आती है हमारी सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती प्रमुख है, जबकि पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम हैं गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, हुगली और बैगई। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन की मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो जल द्विभाजक का कार्य करती है यमुना और सोन के बीच में, वो है कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर श्रेणियाँ यमुना और सोन नदी के मध्य में जल द्विभाजक का कार्य करती हैं। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है और अंत बताना है। तो उद्गम है हमारे बैतूल के मुल्ताई से और खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई नामक जिले में सतपुड़ा पर्वत से हुआ है और दक्षिण में यह 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती हैं, 724 किलोमीटर लंबी है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी बहती हैं। फिर महानदी कृष्णा, कावेरी ये भी जाती हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन ताप्ती, लूनी, नर्मदा ये पश्चिम की ओर बहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, महानदी कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा, ताप्ती खंभात की खाड़ी में और लूनी कक्षकिरण में जाती है। सोन, नर्मदा, महानदी निकलती है कहाँ से? सोन और नर्मदा और महानदी तीनों ही निकलती हैं अमरकंटक के पास से। सोन, नर्मदा और महानदी अमरकंटक पर्वत से निकलती है और अलग अलग दिशा में बहते हुए आर्य प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा, ताप्ती ये दोनों मिलती हैं, जहाँ कहाँ जाती हैं? पश्चिम की ओर जाती हैं मिलकर। भारत में अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और वह पूर्वगामिनी होती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर गुजरात की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिर जाती है, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। ये नदियाँ पश्चिम वाहिनी हैं। इसके विपरीत जो राप्ती नदी है वह नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर घाघरा नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बाधित नदी है? भूमि को बांधने वाली नदी है लूनी नदी। बाधित लूनी नदी अरावली श्रेणी में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह नदी भूमि बाधित नदी है। यह 320 किलोमीटर लंबी, यह अरावली के समानांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होकर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है या लुप्त हो जाती है कक्षकिरण में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है। मानसरोवर के पास किसका स्रोत है? ब्रह्मपुत्र का है, सतलज का है, सिंधु का है, उपयुक्त सभी का। सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत में 5180 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के निकट अपने स्रोत से पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद वह नदी जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। ऊपरी भागों में विशाल गौर्ज बनाती हुई यह नदी कैलाश पर्वत को कई बार पार करती है और सतलज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल है। यह समुद्र तल से 46,300 मीटर ऊंचा है। राक्षस ताल से निकलकर यह नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और शिपकला दर्रे के निकट हिमालय में सकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमा यंगुडुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील
के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिब्बत में यह नदी लगभग 1250 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय के उत्तर में उनके समानांतर बहती है और तिब्बत में इसे सांगपू नदी कहा जाता है। नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करना है। पहले कथन क्या कहता है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत बहनी होती हैं, तो ये सही है। फिर दूसरा आता है क्या, हिमालयन नदियां का उद्गम स्रोत हिमानी से स्थित है, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतवाहिनी होती हैं क्योंकि हिमालय की नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, हिमानियों से होता है। जो नदी शेष अन्य से भिन्न हो वह कौन सी है, तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी। ये तो सब नहीं, सिंधु। ये से देखो, महानदी, ताप्ती, नर्मदा और सिंधु, ये तीनों में क्या सेम है कि ये अरब सागर में गिर रही है। जो महानदी है वह बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तो ये अलग हो जाएगा। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि जो नर्मदा, सिंधु और ताप्ती है वह अरब सागर में गिरती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती और यमुना की सहायक नदी है चंबल। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती, यमुना की सहायक नदी है चंबल। यमुना की अन्य सहायक नदियों में आती है बेन और बेतवा और केन। और यमुना, ये तीनों ही नदियाँ दक्षिण से यमुना नदी में ही मिलती हैं। चंबल, बेतवा, केन दक्षिण से मिलती हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी ऐश्वर्य नहीं बनाती, तो ताप्ती, नर्मदा और मांडवी बनाती हैं, जबकि महानदी डेल्टा बनाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के निकट 42 मीटर की ऊंचाई से निकलती हैं। यह 851 किलोमीटर बहकर उड़ीसा में एक बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है जमुनिया। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आती हैं हाप, आगर, जमुनिया, मनियारी और खरखरा। महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, पहली आती है हाप, आगर, जमुनिया, मनियारी और खरखरा। शिव नदी में भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, तो पश्चिमी घाट से कृष्णा, गोदावरी और बैगई निकलती है, जबकि जो महानदी है वह शिवहावा पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के निकट एक प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी है, जो कि 1465 किलोमीटर लंबी है। इसे बृहदगंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बैगई नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है, जबकि जो महानदी है वह छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है और पश्चिमी घाट से इसका संबंध नहीं है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह कैसा होता है, तो दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है हमारा पश्चिम से पूर्व। दक्कन के पठार की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिम घाट से ही हुआ है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसका मुख्य कारण है कि यह नदियाँ पठार की ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश से प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है, तो मैकाल श्रेणी से नर्मदा, सोन और महानदी है, लेकिन ताप्ती नहीं निकलती मैकाल से। मैकाल श्रेणियों से उत्तर पूर्व की ओर सोन नदी, दक्षिण पूर्व की ओर महानदी और पश्चिम की ओर नर्मदा निकलती है, जबकि ताप्ती सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। निम्न घाटियों में से किस में जल की कमी है, तो जल की कमी देखने को हमें मिलेगी कहाँ पर, पहले कावेरी नदी में और ताप्ती नदी में, दो में। जल ग्रहण क्षमता के आधार पर नदियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा होगा गोदावरी के पास, जो कि 31.3 मिलियन हेक्टेयर है। कृष्णा 25.9 मिलियन हेक्टेयर, महानदी 14.2 मिलियन हेक्टेयर
कावेरी 8.10 मिलियन हेक्टेयर, ताप्ती 6.51 मिलियन हेक्टेयर है, इसलिए कावेरी ताप्ती नदी में जल की कमी है। गोदावरी में है 31.3 मिलियन हेक्टेयर, कृष्णा में है 25.9 मिलियन हेक्टेयर, महानदी में है 14.2 मिलियन हेक्टेयर, कावेरी में है 8.10 मिलियन हेक्टेयर और ताप्ती में है 6.51 मिलियन हेक्टेयर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है चंबल में नहीं मिलती? तो चंबल में नहीं मिलने वाली नदियों में आती है बेतवा। यह किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। जबकि शिप्रा, काली सिंध और पार्वती ये चंबल की सहायक नदियां हैं। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, ना कि चंबल की, जबकि शिप्रा, काली सिंध और पार्वती चंबल की सहायक नदियां हैं। नदियों के किनारे स्थित नगर, पहले आते हैं कश्मीर के पहलगांव किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? लिद्दार नदी के तट पर स्थित है, लिद्दार। तो गद्दारों के लिए कोई पहल नहीं कर पाएगा कश्मीर में, है ना। तो लिद्दार पहलगांव तट पर स्थित है। पहलगांव भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में अनंतनाग जिले का एक छोटा सा कस्बा है। यह विख्यात पर्यटक स्थल है, साथ ही अमरनाथ यात्रा के लिए भी प्रमुख पड़ाव है। यह लिद्दार नदी के तट पर बसा हुआ है। पहलगांव कहाँ पे है? लिद्दार नदी के तट पर है। कौन सा जोड़ा सही है बताना है। पहले आती है नदी और उनसे संबंधित राज्य। इंद्रावती दक्षिण की नदी है, तो पहले ही गलत हो जाएगा, झारखंड में बह नहीं सकती। फिर आती है भीमा नदी, तो ये भी गलत है। लूनी नदी राजस्थान की है, तो तीसरा सही हो जाएगा। लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जबकि जो इंद्रावती नदी है वह छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है, जो कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में बहती है। घटप्रभा नदी कृष्णा की सहायक नदी है और यह कर्नाटक, महाराष्ट्र में बहती है। प्रसिद्ध स्थल और नदियाँ, पहले आती है पंढरपुर। यह स्थित है हमारे कहाँ पर? चंद्रभागा नदी के तट पर। चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है पंढरपुर। फिर आता है तिरुचिरापल्ली। यह तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है, तमिलनाडु में। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, तीसरा। पहले आती है पंढरपुर, यह चंद्रभागा महाराष्ट्र में स्थित है। तिरुचिरापल्ली यह कावेरी के तट पर स्थित है, तमिलनाडु में। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, कर्नाटक में। निम्नलिखित में से युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? शहर और उनकी नदियाँ। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। बरेली रामगंगा के उस पर है, तो सी गलत हो जाएगा। और कुरनूल यह तुंगभद्रा के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर, सूरत ताप्ती नदी के तट पर, बरेली रामगंगा के तट पर और कुरनूल तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हैं। दो महत्वपूर्ण नदियां, जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से भी जानी जाती है, तथा जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व यह एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो कि बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर पर स्थित है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का एक प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र भी है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा भीतरकनिका। कौन सा स्थल है? भीतरकनिका। भीतरकनिका नामक स्थल ब्राह्मणी और वैतरणी नदी समुद्र में गिरने से पहले मिलती हैं और वन्य जीव एवं जैव विविधता से सुरक्षित क्षेत्र के रूप में इस भीतरकनिका विख्यात है। झारखंड में वैतरणी नदी दक्षिण कोयल के नाम से जानी जाती है। वैतरणी नदी झारखंड में दक्षिण कोयल के नाम से जानी जाती है। और राउरकेला नामक स्थान पर शंख नदी उद्गम क्षेत्र झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा के निकट है। दक्षिण में कोयल में मिल जाने के बाद इसको ब्राह्मणी कहा जाता है। और उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले से वैतरणी नदी का उद्गम होता है गुप्त गंगा पहाड़ी से। क्योंझर पहाड़ी उड़ीसा से वैतरणी नदी निकलती है, कहाँ? गुप्त गंगा पहाड़ी से। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है बताना है ना। कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। भुवनेश्वर महानदी के तट पर तो नहीं है, गलत हो जाएगा। और जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है और कटक महानदी के तट पर स्थित है। देखो, कोटा चंबल पर स्थित है राजस्थान में।
जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है मध्य प्रदेश में। कटक महानदी के तट पर स्थित है उड़ीसा में। और भुवनेश्वर किसी भी नदी के तट पर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो मंदाकिनी के किनारे स्थित है गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्तकाशी, लेकिन गोविंद घाट नहीं है। मंदाकिनी के तट कौन कौन से हैं? गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्तकाशी। गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित हैं, जबकि जो गोविंद घाट है वह अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर स्थित है। गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर स्थित है। लेह स्थित है कहाँ पर? लेह स्थित है सिंधु नदी के दाहिने तट पर। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है लेह। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल पर स्थित चेमायिंगुडुंग हिमनद एवं बोखरचू के निकट एक हिमनस में होता है, जो कि 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है और यह नदी भारत में सबसे पश्चिम में बहने वाली हिमालयी नदी है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है ना? ओमकारेश्वर नर्मदा के तट पर स्थित है, तो ये सही हो जाएगा। ओमकारेश्वर रेलवे स्टेशन भी है, ये भी सही है। ओमकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर का तीर्थ नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के संगम पर है, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक पहाड़ियों से निकलती है तथा यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। अतः यह दोनों ही नदियाँ समानांतर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं, इसलिए कहीं पर भी इनका संगम नहीं होता। गंगा नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है जो कि सबसे बड़ा है? तो वो है कानपुर। गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो पटना गंगा के किनारे बसा हुआ जनसंख्या के आधार पर बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से आधार से बड़ा जिला है। सबसे अधिक जनघनत्व भी पटना जिले में पाया जाता है। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि घाटों की नगरी कहा जाता है वाराणसी को। वाराणसी उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है। गंगा यमुना सरस्वती की संगम पर बसा है इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला। संथाल परगना से लगने वाले दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो यह होता है मयूराक्षी नदी के तट पर। संथाल परगने में लगने वाला दुमका का हिजला मेला मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। हिजड़ा मेला छोटा नागपुर एवं संथाल परगने का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। यह मेला प्रत्येक वर्ष फरवरी और मार्च महीने में मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। इसका उद्गम इतिहास संथाल जनजातियों की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। नासिक अवस्थित है, तो नासिक कहाँ पर अवस्थित है? यह गोदावरी नदी के किनारे पर। नासिक गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। गोदावरी का उद्गम स्थल ही नासिक जिला है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि बृहद गंगा भी कही जाती है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं नगर और उनसे संबंधित नदियाँ। श्रीनगर बसा है झेलम नदी के तट पर। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर। डिब्रूगढ़ यह ब्रह्मपुत्र के तट पर और संबलपुर महानदी के तट पर। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा के, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के और संबलपुर महानदी के तट पर स्थित है। नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो नासिक का कुंभ गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। नासिक भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। नासिक महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में मुंबई से 150 किलोमीटर और पुणे से 205 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नासिक पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक में लगने वाले कुंभ मेले का आयोजन
यहाँ से हस्त नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चीज सम्मिलित नहीं है बतानी है ना। तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, तो ये सही है। लुधियाना गलत है क्योंकि यह सतलज नदी के तट पर है, ना कि रावी। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर और सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी पर, जबलपुर नर्मदा नदी पर, सूरत ताप्ती नदी पर और लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट। If you like my video, please share, subscribe and comment. Thank you so much guys. Have a nice day.